हेलो जी। आज के तीसरे वीडियो में हम बात कर लेते हैं बंधन बैंक के बारे में। अब देखो, बंधन बैंक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी बनने वाला है आगे चल के, क्योंकि इन्होंने जो Q1 में रिजल्ट अपलोड किया है, जो रिजल्ट रिलीज किया है, वो बहुत ही बेहतरीन है। अब देखो, ये अगर आप इनका 3-4 साल से रिजल्ट देख रहे होगे ना, बहुत खराब रिजल्ट देती है कंपनी। मतलब बहुत, मतलब ऐसे एक्सपेक्टेशन लोगों की यहाँ पर है, और इसका रिजल्ट एकदम अंडरग्राउंड लेवल पे आता था। मतलब बहुत ही खराब रिजल्ट आया करता था इसका। और इसको ये प्रॉब्लम होती क्यों थी, तो पहले हम 2-3 दिन इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो, हम इतनी सारी फाइनेंशियल कंपनी पढ़ चुके हैं, बट आप सब में देखोगे, जब सब सारे जो ज्योग्राफी की बात करते हैं ना, तो सब कहते थे, इतने वीडियो में बना चुका हूं, मैं सब में यही कहता हूं कि भाई, ईस्टर्न पोर्शन सेवन सिस्टर वाले रीजन में नहीं है, और एक जम्मू कश्मीर में नहीं है। सेवन सिस्टर वाले रीजन में नहीं है और जम्मू कश्मीर में नहीं है। अब क्यों है ये? क्योंकि हर फाइनेंशियल कंपनी को पता है कि वहां रहने वाले लोगों के पास उतना ज्यादा पैसा नहीं है। वहां पर कैपिटा इनकम उतना नहीं है, वहां पर कमाई लोगों की उतनी नहीं है। तो हमारे पास पूरा का पूरा कंट्री पड़ा है, वो 7-8 स्टेट छोड़ दें, तो भी हमारे पास इतना बड़ा मार्केट पड़ा है कि हमें वहां पर दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। हम उस लो पर कैपिटा इनकम वाली जो जो स्टेट्स है, उनमें घुसने की कोशिश ही नहीं करना चाह रहे, क्योंकि हमारे पास अभी ऑलरेडी इतना बड़ा मार्केट पड़ा है कि हम यही हमारे ग्रोथ फ्यूल कर देगा फॉर द नेक्स्ट 10, 15, 20 ईयर्स। तो हमें ग्रोथ की कहीं भी कमी नहीं है, और हमें ग्रोथ ढूंढने के लिए ऐसी जगहों पर जाने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए कोई भी कंपनी आप देखोगे, वो जो सेवन सिस्टर, वेस्ट बंगाल, बिहार, वो वाले रीजन में जाना ही नहीं चाहती। अभी हम इतने सारे फाइनेंशियल पढ़ चुके हैं, सबकी यही कहानी। बट बंधन बैंक ने बिल्कुल ही उल्टा काम किया। उन्होंने कहा, अच्छा तुम लोग नहीं जा रहे हो, हम जाके वहां पर लोन करेंगे, और हम तुम्हें करके दिखाएंगे कैसे लोन होता है। और बिल्कुल बैंड बजा ली इन्होंने अपनी। अब क्या हुआ, इनका करीबन, अगर मैं अभी भी बात करूँ ना, तो अभी भी इनका 46% के आसपास इनकी ब्रांचेस जो है, वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में ही है। तो जाके वो जो सेवन सिस्टर, वेस्ट बंगाल, बिहार, इन वाले रीजन में जाके ये लोग लैंडिंग किए। और क्या हुआ, 3-4 साल पहले, जैसे ऑलमोस्ट हर साल ही आसाम में फ्लड आ रहा है। अब ये देखो, अब इसको इसको कोई कोई इसका सेंस नहीं बनता कि भाई क्यों आ रहा है, क्या आ रहा है, उसका रीजन छोड़ देते हैं। बट आसाम में हर हर साल फ्लड आ रहा है, और ये लोग करते हैं माइक्रो फाइनेंस लोन्स। और कोई माइक्रो फाइनेंस वाला कस्टमर कोई खानदानी अमीर रईस आदमी तो है नहीं कि भाई कोई बात नहीं भाई, बंधन बैंक की ईएमआई जानी चाहिए, मेरा चाहे घर में खाना पके ना पके, बंधन बैंक की ईएमआई मैं कभी मिस नहीं करूंगा। तो ऐसा तो है नहीं, इन लोगों के पास कोई पैसा होता नहीं है। आप इनको लोन देते हो इस बेसिस पे कि ये अपने जो धंधा चलाएंगे, जो धंधा बनाएंगे, उससे आपको लोन पे आउट करेंगे। अगर इनका धंधा बंद हो जाता है, जैसे फ्लड व्लड वाली सिचुएशन में सारी चीजें बंद हो जाती हैं, तो ये आपको 1 रुपया नहीं दे सकते, इनके पास कोई पैसा नहीं होता। तो इस वजह से बंधन बैंक को बहुत ज्यादा दिक्कतें आई पिछले 3-4 साल से, इसीलिए ये लोग खराब रिजल्ट लेके आ रहे हैं। इनकी एसेट क्वालिटी चपट फाड़ के बढ़ गई, मतलब बहुत खराब ग्रॉस एनपी नंबर, नेट एनपी नंबर, बहुत खानी खराब हो गई। उसके ऊपर से ये क्या कर रहे थे, अब फिर अपनी एसेट क्वालिटी सुधारने के लिए इन्होंने कलेक्शन पे ध्यान नहीं दिया, ये उठा के राइट ऑफ करने लगे। अब ये इन्होंने कहा कि हमने कितना 20,000 करोड़ रुपए या जितना भी है, एग्जैक्ट फिगर में नहीं जाएंगे, उठा के हमने एक एक एआरसी को बेच दिया। अब एआरसी क्या होती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एआरसी आर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का क्या काम होता है कि किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो खराब हुआ हुआ लोन होता है ना, वो लोग खरीद लेता है। तो सपोज मैं एक एआरसी हूँ, आप लोग एक बैंक हो। तो अब आपका कोई सपोज 100 रुपए का लोन खराब हो गया, तो आप मेरे पास आते हो और कहते हो कि ठीक है यार, ये तू ले ले ये 100 रुपए का लोन, मेरे को 100 रुपए के बदले 20-30 रुपए दे दे, जो भी तेरे बनते हैं मेरे को 30 रुपए दे दे, मेरा इसे पिंजला छोड़ा। अब तू जाने, तेरा काम जाने, तू इस पे घर पे जा, घर पे उसको मार पीट, मतलब ठीक है, उसमें ज्यादा कहानी में नहीं जाएंगे। तेरे को उसकी गाड़ी उठा के लेनी है, गाड़ी उठा, उस पर प्रेशर बनाना है, जो करना है तू कर, तेरी जिम्मेदारी। मेरे को तो 100 रुपए का लोन है, मेरा लोन खराब हो चुका है, मेरे को इसके बदले 25-30 रुपए जितना भी तेरा बनता है दे दियो, काम खत्म। तो ये होती है एआरसी। तो अगर आप देखोगे इस पे एआरसी का एक एक आपको सेगमेंट मिलेगा इनकी बैलेंस शीट में, कि हमने एआरसी से इतना पैसा ले लिया, एआरसी से इतना पैसा ले लिया। तो वो पैसा आ क्यों रहा है, क्योंकि ये अपना जो खराब हुआ हुआ लोन बुक है, वो हमको बेच रहे हैं कि भाई ये वाले हमारे जो भी एसेट्स थे खराब हो गए, तुम रखो, इसके बदले तुम्हें जितना भी पैसा तुम दे सकते हो हमें दे दो, हम उसको बैलेंस शीट में ऐड करेंगे कि हमारे से इसका पीछा छुड़ाओ। तो ये कोई कोई अच्छी चीज नहीं है एआरसी को अपने बेचना। ठीक है, आपने एक बार कर दिया, एक बार करने के बाद आप फ्रेश स्टार्ट करो, ढंग से लोन डिस्पर्स करो, अच्छी एसेट क्वालिटी मेंटेन करो, तब फिर भी आप एक बार के लिए आप उस चीज को छोड़ सकते हो। बट हर क्वार्टर करना ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं, और ये यही कर रहे थे। बट इस बार जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, वो कलेक्शंस में देखने को मिला है, और फ्रेश स्लिपेजेस भी नहीं हुए। अब पहले क्या हो रहा था
कि भाई अभी हमने हमने क्या किया, हमने एआरसी को 100 करोड़ का लोन बेच दिया, अब हमारे ग्रॉस एनपी नंबर नीचे आए, बट हमने क्या देखा कि इस क्वार्टर में हमारे स्लिपेजेस फिर बढ़ गए, तो हमारा ग्रॉस एनपी नंबर फिर वापस बढ़ गया। तो जो एआरसी को बेचा था और हमारा प्लेस स्लिपेजेस बढ़ गया, तो नेट नेट हमें कोई फायदा नहीं हुआ ग्रॉस एनपी में, अभी तक ये हो रहा था। बट अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, फ्रेश स्लिपेजेस नहीं आए, क्रॉस एनपी नंबर नीचे गया, एआरसी को जो बेचा थोड़ा बहुत इस क्वार्टर में भी बेचा है, बट जो बेचा वो ठीक है। और हमने कलेक्शंस पे ध्यान दिया। अब आप इसमें देखोगे एक बहुत बड़ा कंपोनेंट आएगा इसमें अपग्रेड्स का। अपग्रेड वाला का कंपोनेंट आता है कि जो भी कंपनी अगर उठा के टेक्निकल राइट ऑफ कर दिया, टेक्निकल राइट ऑफ का मतलब क्या है कि हम इसको बुक से उखाड़ के तो फेंक रहे हैं, बट इसमें हम कोशिश करते रहेंगे कि यहाँ से हमें पैसा मिल जाए, हम इसमें कलेक्शन की कोशिश नहीं बंद कर रहे। तो वो अपग्रेड्स में आ जाता है कि भाई इस वाले लोन से हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी पैसा आने की, बट हमने लगातार एफर्ट मारा, इसकी वजह से पैसा आ गया, इसलिए हम इसको अपनी बैलेंस शीट में ऐड कर रहे हैं। तो वो वाला सेगमेंट इनका बढ़ा। तो ऑल इन ऑल अ गुड सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम बंधन बैंक। अब आ जाते हैं हम अपनी वापस कहानी पे। भाई हम मार्केट कैप से शुरुआत करते हैं और पूरा का पूरा निपटा देते हैं। अब कोई भाई हमने बेसिक थ्योरी समझ लिया कि बिजनेस किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अभी कोई गारंटी नहीं है टर्न अराउंड का, कुछ नहीं कह सकते, बट क्वार्टर का जो नंबर इन्होंने रिपोर्ट किया है वो काफी अच्छे हैं। अब आ जाते हैं, फटाफट देख लेते हैं। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 32,400 करोड़ रुपीज के आसपास का इनका मार्केट कैप है। और लोन बुक बढ़ा है इनका 22% ऑन अ वाई वाई लेवल। अब देखो 22% लोन बुक ग्रोथ, अगर आपने ये जो जो हमने पिछले 5-6 मिनट तक सारी कहानी करी ना, आपको आपने ये कुछ भी अगर आपको नहीं पता हो ना, तो भी आपको लोन बुक ग्रोथ नंबर से पता चल जाएगा। क्योंकि कोई भी कंपनी, जिस कंपनी का अगर एसेट क्वालिटी खराब हुए जा रहा है, फ्रेश स्लिपेजेस आए जा रहे हैं, वो कभी भी लोन बुक ग्रोथ नहीं कर सकता। आप देखोगे पहले भी इनका लोन बुक ग्रोथ नहीं आता था। अब फाइनली लोन बुक ग्रोथ आया क्यों? क्योंकि इनके ग्रॉस एनपी नंबर, नेट एनपी नंबर शांत हुए, ठंडे हुए, नीचे की तरफ जाने लगे, एसेट क्वालिटी इंप्रूव करने लगा, इसीलिए लोन बुक ग्रोथ आया। और अब जैसे ही लोन बुक ग्रोथ आएगा, आपके सारे नंबर अच्छे होने लग जाएंगे। आपका आरओए ऊपर जाने लगेगा, आपका आरओई ऊपर जाने लगेगा, आपकी निम्स अच्छे होने लगेंगे, नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ने लगेगी, सारी चीजें सेट हो जाएंगी अगर आपका लोन बुक ग्रोथ आ गया। और लोन बुक ग्रोथ आने के लिए एक ही चीज है कि आपकी एसेट क्वालिटी ढंग की मेंटेन रहनी चाहिए। तो सिर्फ हमें इसी चीज से पता चल जाता है कि भाई कंपनी में चीजें सही हो रही हैं, क्योंकि हमें पता चल गया कि लोन बुक ग्रोथ आ रहा है। तो लोन बुक ग्रू बाय 22% ऑन अ वाई लेवल, वाइल डिपॉजिट ग्रू बाय 23% ऑन अ वाई लेवल। ये भी बहुत अच्छी चीज है कि भाई आपके डिपॉजिट आपकी लोन बुक ग्रोथ रेट से ज्यादा थे। इसका मतलब आपको पता चलेगा कि आप बहुत लंबे टाइम तक इस ग्रोथ को सस्टेन कर सकते हो, क्योंकि इनके लिए रॉ मटेरियल क्या होता है, कोई भी बैंक या एनबीएफसी के लिए रॉ मटेरियल होता है पैसा। तो अगर पैसे का इनफ्लो सही रेट पे आ रहा है, या उसी रेट पे आ रहा है जिस जिस रेट का आउटफ्लो हो रहा है, तो आप मेंटेन कर जाओगे इसी ग्रोथ को लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो यहाँ पर भी बहुत बढ़िया बात है। अगर हम कासा की बात करें तो कासा अभी भी इनका गिरा है, तो ये कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इनके कस्टमर कोई जाके शेयर मार्केट में तो पैसा इन्वेस्ट करेंगे नहीं। ये एकदम लो इनकम ग्रुप, एकदम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वाले लोग हैं। तो ये जाके एफडी बुक करा देंगे, उनको लग रहा है कि भाई हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट है, टर्म डिपॉजिट जो एफडी वाले रेट है वो और ऊंचे लेवल पे है, वो देख रहे हैं कि भाई 9-9.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है एफडी में, उठा के एफडी करो, काम खत्म करो। तो यहाँ पर थोड़ा कासा और भी ड्रॉप कर गया। कासा ड्रॉप फ्रॉम 37% टू 33.5% ऑन अ क्वार्टर क्वार्टर लेवल। पर ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ जाएगा। ये तो पूरे इंडस्ट्री लेवल पे प्रॉब्लम थी, कुछ कुछ ने इंप्रूवमेंट शो कर दिया इस क्वार्टर में, कुछ कुछ आगे चल के शो कर देंगे। एंड ऑफ द डे एक ना एक दिन तो यहाँ पर कासा में इंप्रूवमेंट देखने को मिलना ही है, बट फिर भी हमें इसको ट्रैक करते रहना है। अगर हम बात करें इनके लोन बुक सेगमेंटेशन की, तो 50% आते हैं ईईबी लोन्स। ईईबी लोन्स क्या होता है, हमारे वही वही माइक्रो माइक्रो फाइनेंस वाले लोन्स। तो माइक्रो फाइनेंस लोन है 50% ऑफ द टोटल लोन बुक। अगर मैं बात करूं 24% है हाउसिंग लोन्स। और हाउसिंग लोन्स में ज्यादातर 85% के आसपास ये लोग लेते हैं, कोई अफोर्डेबल हाउसिंग लोन ही देते हैं। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी नहीं है, सीधा हाउसिंग लोन, घर बनाने के लिए लोन देते हैं 80%। तो इसमें मेजोरिटी पोर्शन वही है। 23% है कमर्शियल बैंकिंग का सेगमेंट, और बचा हुआ 3% है रिटेल वाला सेगमेंट। तो रिटेल वाला सेगमेंट कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता। वही है, तीन मेजर सेगमेंट है। एक तो है सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस 50%, फिर 24% है हाउसिंग, और 23% है कमर्शियल बैंकिंग। अब एक एक करके सब देख लेते हैं। अगर हम बात करें माइक्रो फाइनेंस लोन, वो बढ़े 22% ऑन अ वाई लेवल। हाउसिंग लोन्स वर अप 8% ऑन अ वाई लेवल। कमर्शियल बैंकिंग वॉज अप 30% ऑन अ वाई लेवल। और अगर मैं बात करूं 58% ऑफ द टोटल होम लोन्स आर टुवर्ड्स सैलरीड एम्प्लॉयज। तो ये लोग ज्यादा सैलरीड एम्प्लॉयज को केटर करने की कोशिश करते हैं कि भाई उनकी रिकरिंग इनकम होती है, उसमें कोई आपका ऐसा नहीं होता कि कल भाई भारत बंद था, इसकी वजह से आपका धंधा नहीं हुआ, इसलिए आपने हमारी ईएमआई पे डिफॉल्ट कर दिया। वो सैलरी वाले की कमाई आती रहेगी, उसको पता है कि उसको महीने की 30 तारीख को या महीने की 1 तारीख को पैसा मिलना ही मिलना है।
तो वो थोड़े-से ज़्यादा सिक्योर हो जाते हैं, इसकी वजह से ये ज़्यादा सैलरीड कस्टमर पे फ़ोकस करने की कोशिश करते हैं और इनमें से 80% हाउसिंग लोन है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिर्फ़ घर बनाने के लिए लोन देते हैं, ये लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या वो वाले सेगमेंट में भी घुसने की कोशिश भी नहीं करते। कमर्शियल बैंकिंग की बात करें, तो कमर्शियल बैंकिंग में 50-50 का स्प्लिट है। कमर्शियल बैंकिंग में 50% आता है एनबीएफसी से और 50% आता है एसएमई लोन से। अब एनबीएफसी वाला क्या पोर्शन हो गया? एनबीएफसी वाला पोर्शन हो गया जैसे किसी दूसरी छोटी एनबीएफसी को को-लेंडिंग के लिए पैसा दे दिया या ऑफ बुक के लिए पैसा दे दिया। जैसे हम छोटी-छोटी एनबीएफसी में देखा करते थे कि भाई हम ऑफ बुक पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, हम को-लेंडिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं। वो इन्हीं बैंक के साथ तो मिलके करते थे। तो इसमें से 50% पोर्शन है एनबीएफसी का, 50% पोर्शन है एसएमई का और एसएमई वाला पोर्शन बड़ा करीबन 35-36% से और और हमारा एनबीएफसी वाला पोर्शन बढ़ा 25% के आसपास है। अगर हम बात करें कंपनी के ज्योग्राफिकल प्रेजेंस की, तो 36% ऑफ द एयूएम आता है ईस्ट से। यहीं से इनके लिए प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी क्योंकि इनका इतना ज्यादा प्रेजेंस ईस्ट में है। आप और कोई सी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं देखोगे जो जाके ईस्ट में इतना ज्यादा लैंडिंग करता है। इनका 36% ऑफ द एयूएम ही ईस्ट से आता है, 20% वेस्ट से, 16% सेंट्रल इंडिया से, 13% सदर्न इंडिया से और 14% नॉर्थ वाले रीजन से। इतने सारे नंबर समझ लिए, इतने सारे नंबर सुन लिए, बट काम का एक ही नंबर था, दैट इज 36% ऑफ द फ्रॉम द ईस्ट। तो हमें एक ही इसी नंबर से समझ जाना चाहिए था कि भाई इनकी प्रॉब्लम क्यों आ रही थी और ये ऐसी ज्योग्राफी में क्यों जाना चाह रहे हैं जहाँ पर और कोई भी कंपनी नहीं जाना चाह रही। मतलब इन्होंने इसी तरीके से कहा कि भाई तुम लोग लड़ लो उस वाले पोर्शन ऑफ द इंडिया में, हम जाके वहां लोन करने की कोशिश करेंगे जहाँ कोई तुम में से कोई जाना ही नहीं चाहता, हम वहां वहां घुसने की कोशिश करेंगे। अगर हम कलेक्शन एफिशिएंसी की बात करें तो कलेक्शन एफिशिएंसी रिमेन स्टेबल एट 95.8%। अच्छा, एक और चीज देखो, अगर अगर मैं ये कह रहा हूँ कि वहां कोई जाना ही नहीं चाहता, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वहां पर बैंकिंग का प्रेजेंस नहीं है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक नहीं है, बट एकदम डीप पेनिट्रेशन नहीं है। जैसे आपको आपको अगर आप मैं बात करूं, आपको सेंट्रल इंडिया जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, कर्नाटका हो गया, इन रीजन में आपको ऑलमोस्ट हर एनबीएफसी कंपनी का प्रेजेंस मिल जाएगा। और अगर नहीं है, अगर वो एकदम एक ही स्टेट से चालू हुई भी है, तो उसके लिए नेक्स्ट टारगेटिंग स्टेट यही होता है। बट वो जाके सीधा कभी भी ये नहीं कहती कि मैं नॉर्थ ईस्ट में जाना चाह रही हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का वहां पर प्रेजेंस नहीं है, बट सिर्फ वहां पर प्रेजेंस नहीं है, वो पहले पूरे इंडिया में फैल चुके हैं। जैसे एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी पैन इंडिया फैल गया, वो पैन इंडिया फैलने के बाद ईस्ट में गया। एसबीआई पैन इंडिया फैल गया, फिर वो ईस्ट में गया। ये चलो, एसबीआई तो एक सरकारी कंपनी है, सरकार को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, सरकार को हर जगह प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देखनी, वहां पर वो भी देखना है कि भाई मेरे को देश के हर एक सिटीजन तक बैंकिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाके घाटे में भी अपनी ब्रांच चलाएगा, बट ऐसा आईसीआईसीआई बैंक नहीं करेगा। आईसीआईसीआई बैंक को जब फेवरेबल कंडीशन लगेगी तभी जाएगा। तो ऐसा नहीं है वहां पर प्रेजेंस नहीं है, बट ऐसा नहीं कि हर एनबीएफसी कंपनी वहां घुसा हुआ है। जो अब पूरे इंडिया में फैल चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, सारी ग्रोथ उन्होंने अपने लेवल पे सारी ग्रोथ एग्जॉस्ट कर ली है। देखो, कंट्री की ग्रोथ तो आप कभी भी एग्जॉस्ट नहीं कर सकते। इंडिया इज देयरफॉर नेक्स्ट 100 200 300 ईयर्स, तो वो तो काम नहीं कर सकते। बट आप एक कंपनी लेवल पे आपने पूरे इंडिया में पेनिट्रेशन बना लिया है, तब आप जाते हो ईस्ट में ग्रोथ खोजने के लिए। और इन्होंने इन्होंने स्टार्ट ही किया अपने ईस्ट से। अगर हम बात करें तो इनकी 45% ऑफ ब्रांचेस आर आल्सो इन ईस्ट। तो वही चीज है वो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी। आपने वहां से स्टार्ट किया, लोग बाग पूरा इंडिया में फैलने के बाद उधर जाते हैं, आपने कहा हम शुरुआत ही इधर से करेंगे, तो आपने ठीक है, गजब काम किया। अगर हम इनके इनके जो कलेक्शन एफिशिएंसी थी वो स्टेबल रही है 95.8%, और ग्रॉस एनपी नंबर इंप्रूव किया फ्रॉम 6.8% टू 4.2% ऑन अ वाई लेवल, एंड नेट एनपी नंबर इंप्रूव फ्रॉम 2.2% टू 1.1% ऑन अ वाई लेवल। और पीसीआर भी इंप्रूव किया। देखो, पीसीआर इंप्रूव होना भी बहुत अच्छी बात है। पीसीआर क्या है? प्रोविजन कवरेज रेशो। पीसीआर इंप्रूव टू 73.7%, और क्रेडिट कॉस्ट भी बहुत कम आया, 1.6% के आसपास का क्रेडिट कॉस्ट आया। तो बहुत अच्छे सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम बंधन बैंक। अब फाइनली सारे नंबर एक बार वापस कंबाइन कर देते हैं और देख लेते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम वेंट अप बाय 21% ऑन अ वाई लेवल। अब देखो, आप इससे पहले रिजल्ट देखोगे ना, आपको कभी नहीं देखेगा नेट इंटरेस्ट इनकम गोइंग अप बाय 21%, क्योंकि लोन बुक में ग्रोथ नहीं आ रहा था। और लोन बुक में ग्रोथ क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि एसेट क्वालिटी हमारा खराब हुए जा रहा था। तो बहुत बढ़िया बात। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाज आल्सो अप 25% ऑन अ वाई लेवल। पैट वाज अप 48% ऑन अ वाई लेवल। अब ये कैसे हो गया? क्योंकि आपकी एसेट क्वालिटी सुधर गई, तो आपको प्रोविजन कम करने पड़े। अब जैसे आपने प्रोविजन कम करे, तो आपको देखने को मिला अ बूस्ट इन पैट, क्योंकि क्या है, प्रोविजन इज एन एक्सपेंस और इनकम स्टेटमेंट। अब जब आपको इनकम स्टेटमेंट पे वो एक्सपेंस लेना नहीं पड़ा, पिछले साल आपने 100 करोड़ का प्रोविजन किया था, इस बार आपको 100 करोड़ का प्रोविजन ही नहीं करना पड़ा, आपको कम प्रोविजन करना पड़ा, तो वो जाके आपके पैट में ऐड हो गया।
पैट में ऐड हो गया तो पैट को बूस्ट मिल गया, तो इसलिए पैट वेंट अप बाय 48% ऑन अ वाई लेवल। अगर फाइनली हम बात कर लेते हैं निम्स भी इनके बढ़ गए। निम्स इंप्रूव एंड नाउ एट अ लेवल ऑफ 7.6%। और अगर कॉस्ट ऑफ फंड्स की बात करें तो कॉस्ट ऑफ फंड्स भी बढ़े थे, बट उसी रेट पे इन्होंने यील्ड बढ़ा दी, तो स्प्रेड मेंटेन है, तो कोई कोई इनको इनको मार्जिन कंप्रेशन नहीं लेना पड़ा। और अब जैसे ही हमने देखा कि पैट बढ़ा हुआ है 48%, हमें सीधा एक ही चीज समझ में आ जानी चाहिए कि आरओए और आरओई नंबर्स ऊपर चले गए। आरओए पहुंच गया 2.5% पे और आरओई पहुंच गया 19% पे। अगर आरओई का ट्रेंड सही है तो सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। अगर मैं बात करूं पिछले साल या पिछले क्वार्टर इनका 11% के आसपास का आरओई था, वो 11% का आरओई जंप करके पहुंच गया। पिछले साल इनका 11% का आरओई था, वो जंप करके पहुंच गया 19%। तो बहुत ही बढ़िया। तो अब देखो, इसको लगातार ट्रैक तो करना पड़ेगा। अब एक क्वार्टर अच्छा नंबर रिपोर्ट करने से हम ये नहीं कह सकते भैया कम बैक हो गया है, अब फाइनली बंधन बैंक इज बैक, तो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। बट हाँ, फाइनली कुछ कुछ रिलीज देखने को मिला है कि हाँ भाई, अब हो सकता है कि वो हम बॉटम पे बैठे हो, अब सारी कहानी अपसाइड वाली हो। अब ऐसा हो सकता है, फिर भी हमें हर क्वार्टर लेवल पे इसको चेक करना ही पड़ेगा, और ऐसे बैंक्स को तो और भी ज्यादा चेक करना पड़ेगा जिनकी हिस्ट्री थोड़ी सी खराब रही है और अभी हमें पूरा कंफर्मेशन नहीं मिला है कि भाई अब सारी चीजें सुधर गई। तो चलिए अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।